था। अभी हम बात करते हैं किंग एंड ट्रेडर का। किसका बात करेंगे? किंग एंड ट्रेडर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी अंपायर को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज वर्ल्ड में वही कंट्री पावरफुल है जिसका ट्रेड सबसे ज़्यादा है। आज अमेरिका वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री क्यों आता है? वर्ल्ड में ट्रेड में सबसे ज़्यादा शेयर किसका है? अमेरिका का। सेकेंड लार्जेस्ट पावर के रूप में चाइना इमर्ज हो रहा है ना। कारण क्या है? ट्रेड। आजकल जो ट्रेड हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का है। जो कंट्री जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम का ट्रेड कर रही है वो उतना पावरफुल है। ठीक है। पहले जब अपने पास एंशिएंट टाइम की बात करते हैं तो एंशिएंट टाइम में जनरली वॉरफेयर जो होता था ना, युद्ध, वो सबसे बड़ा जरिया होता था किसी अंपायर को जीतने का। एकमात्र चीज़ था। आज देखिए, आज किसी कंट्री को जीतने का मतलब क्या है? इकोनॉमिक कोलोनाइज बनाना। आज किसी कंट्री को जीतने का मतलब क्या है? अब देखिए, जैसे कि श्रीलंका के ऊपर जो है वो चाइना का कंट्रोल है। कैसे? चाइना को पैसा दिया श्रीलंका को, वो कर्ज नहीं चुका पाया तो ये अपना डिमांड बोलता है, वो पूरा करता है। यही तो है इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन ना। पहले फिजिकल कोलोनाइजेशन होता था। फिजिकल कोलोनाइजेशन का मतलब कि डायरेक्टली हम गए वहाँ, अपनी आर्मी से अटैक किए और उसको क्या किए? अपने राज्य में मिला लिए। तो पहले जो वॉरफेयर था, वॉरफेयर का मतलब होता है युद्ध। वॉरफेयर का मतलब क्या होता है? युद्ध। वॉरफेयर ड्यूरिंग दिस टाइम डिपेंड अपॉन इफेक्टिव कैवेलरी। कैवेलरी का मतलब मैंने बताया था हॉर्स आर्मी होती है। क्या होती है? हॉर्स आर्मी। हाँ, मतलब जो घोड़े पे जो अपने पास जो घुड़सवार सैनिक होते हैं उनको हम कैवेलरी बोलते हैं। इन्फेंट्री और कैवेलरी यही दो लड़ाई में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्फेंट्री पैदल सेना होती है। पैदल सेना जो पैदल भाला उला लेके नहीं चलती थी। ठीक है। और दूसरा कैवेलरी। पहला पॉइंट याद रखिए कि वॉरफेयर ड्यूरिंग दिस टाइम्स वर डिपेंड अपॉन इफेक्टिव कैवेलरी। जो युद्ध होता था वो कैवेलरी, जिसके पास बहुत ज़्यादा घुड़सवार सेना है। घुड़सवार सेना मतलब हॉर्स आर्मी जिसके पास काफ़ी ज़्यादा है, कैवेलरी काफ़ी ज़्यादा है, वही अंपायर दूसरे अंपायर को क्या कर लेगा? जीत लेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना लड़ाई में। जो कैवेलरी है वो इफेक्टिव रोल प्ले करती थी वॉरफेयर में, इसलिए उस समय इम्पोर्ट ऑफ हॉर्स जो था वो इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्ट ऑफ हॉर्स जो है याद रखिए मेनली जो है अरेबिया रीजन से, अरब रीजन से मंगाया जाता था एंड सेंट्रल एशिया से। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइवल किंगडम। राइवल किंगडम का मतलब जो आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, जब विजयनगर अंपायर था तो मैंने आपको बताया था उसके राइवल किंगडम के बारे में, आप अच्छे से समझिएगा। जैसे ये विजयनगर अंपायर, अगर हमारा जो विजयनगर अंपायर वो साउथ वाले रीजन में बना है कि नहीं है? अब ये साउथ वाले रीजन में जहाँ पे अपने पास विजयनगर अंपायर फॉर्म हुआ है, यहाँ पे मेनली 3 अंपायर था। 2 कंटेम्प्रेरी अंपायर मैंने बताया था ना, एक डेक्कन और दूसरा उड़ीसा। ये रीजन था विजयनगर अंपायर का। ये किसका रीजन था? विजयनगर। ऊपर वाला रीजन था उड़ीसा अंपायर। कौन सा था? और ये था अपने पास डेक्कन। ये किसका रीजन था? डेक्कन का। अच्छे से समझिएगा। डेक्कन के जो राजा थे वो मुस्लिम थे, इसलिए इनको बोलते थे सुल्तान। क्या बोलते थे? तो डेक्कन के सुल्तान। ठीक है। ये लोग एक टाइटल एक्सेप्ट करते थे। इनका टाइटल जो होता था वो होता था अश्वपति। कौन सा टाइटल होता था? अश्वपति। हॉर्स। ठीक है, अश्वपति। देखिए, दूसरा इनका जो अपने पास राइवल अंपायर था विजयनगर का वो था उड़ीसा। कौन सा अंपायर था? उड़ीसा के राजा एक टाइटल एक्सेप्ट करते थे जिसे हम क्या बोलते थे? गजपति। ठीक है, लॉर्ड ऑफ एलिफेंट। और ये जो अपने पास विजयनगर के अंपायर के राजा होते थे, ये एक टाइटल एक्सेप्ट करते थे रायाज। कौन सा? रायाज। इसका मतलब होता था नरपति। क्या होता था? नरपति का मतलब लॉर्ड ऑफ मैन। ठीक है, याद रहेगा, लॉर्ड ऑफ मैन। तो ये जनरली विजयनगर अंपायर के 2 राइवल अंपायर थे। हाँ, नर मतलब इंसान। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने पास मेल। ये पॉइंट देखिए, तो ये विजयनगर अंपायर है। इसके 2 राइवल अंपायर, एक उड़ीसा अंपायर है और दूसरा कौन है? डेक्कन। इन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या था? ये लोग आपस में लड़ रहे थे। इनके लिए इम्पोर्टेंट था कि इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कैवेलरी हो। ठीक है, इसके लिए घोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, हॉर्स ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। हॉर्स ये 2 जगह से मंगाते थे। एक तो अपने पास ये अरेबियन पेनिनसुला, सऊदी अरेबिया वाला रीजन जानते हैं, वो अरेबियन पेनिनसुला वाला रीजन हो गया। और दूसरा हो गया सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया मतलब अफगानिस्तान के ऊपर वाला रीजन। यही 2 जगह से इनके पास हॉर्स आता था। अब देखिए, ये वाला सेंट्रल, ये जो अपने पास अरेबिया रीजन है, यहाँ से तो वाटर के थ्रू आ जाएगा और सेंट्रल एशिया से लैंड के थ्रू आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? लैंड के थ्रू।
अब देखिए विजयनगर अंपायर का अगर कंट्रोल इस ओवरसीज रीजन तक ना हो, समुद्री रीजन तक ना हो, तो बताइए सबसे पहले हॉर्स इसके पास आ सकता है क्या? नहीं ना। जिसके पास ये समुद्री किनारा है उसी के पास ये हॉर्स सबसे पहले पहुंचेगा, समझिए। तो इसलिए ये लोग क्या करते थे कि ये लोग हमेशा जो है ये ट्राई करते थे, विजयनगर अंपायर के राजा, ये विजयनगर अंपायर के राजा ट्राई करते थे कि ये जो अपने पास कोस्टल रीजन है ना, ये इनके कंट्रोल में आ जाए। क्या आ जाए? कोस्टल रीजन। और ये जो है ये फर्टाइल लैंड है, बीच में जो है वो कैसा है? फर्टाइल लैंड। अब ये लोग ट्राई करते थे कि ये फर्टाइल लैंड इनके कंट्रोल में आ जाए। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, ये ट्राई करते थे कि ये फर्टाइल लैंड आ जाए, और ये चाहता था विजयनगर अंपायर का राजा कि ये वाला जो रीजन है कोस्टल रीजन, ये इनके कंट्रोल में आ जाए। समझ आ रहा है? इसलिए इनके बीच में लड़ाई चलती थी। हॉर्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था वॉरफेयर के लिए, इसलिए उस समय हॉर्स जो है वो दो जगह से इंपोर्ट होता था, अरेबिया रीजन से या सेंट्रल एशिया से। कहाँ से इंपोर्ट होता था? अरेबिया रीजन से, या फिर अरब से, या फिर सेंट्रल एशिया से। ठीक है, याद रखिए। हाँ, अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान वाला रीजन। अब देखिएगा, स्पेशली हम आपको बताते हैं जो अपने पास हॉर्स का ट्रेड होता था, इसमें मोनोपोली होता था अरब ट्रेडर का। किसका? द ट्रेड ऑफ हॉर्स वॉज इनिशियली कंट्रोल बाई अरब ट्रेडर। अब एक बात बताइए, ये लोग अपना घोड़ा ला के यहाँ बेच रहे हैं तो कंट्रोल यही करेंगे ना, ट्रेड तो यही कंट्रोल करेंगे ना, क्योंकि घोड़ा ये ला के बेच रहे हैं। अब इनके पास ऑप्शन क्या है कि इनके पास ना 3 अंपायर है, तीनों राइवल अंपायर है। इनके पास 3 अंपायर है, तीनों राइवल अंपायर है। या तो डेक्कन वाले को हाई प्राइस पे बेचेंगे, या फिर विजयनगर को हाई प्राइस पे, या तो विजय वाले, ये उड़ीसा वाले। मतलब ये तीनों में से जो हाई प्राइस देगा उसको ले जाकर बेचेंगे। तो इनिशियली जो अपने पास हॉर्स का ट्रेड था वो कौन कंट्रोल करता था? अरब ट्रेडर। ये आपसे 1 मार्क्स में पूछा गया है। इनिशियली हॉर्स ट्रेड कौन कंट्रोल करता था? अरब ट्रेडर। अब देखिए विजयनगर अंपायर जब कमजोर पड़ जाता था ना, तो वो जनरली 2 नदी के बीच में सिमट के रह जाता था। मैंने बताया था, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में। अब इनके पास कोस्टल रीजन नहीं होता था, तो इनके पास जो है अच्छी क्वालिटी का हॉर्स नहीं आ पाता था, क्योंकि वो सारे हॉर्स तो पहले ही जो है अपने पास, जिसके पास कोस्टल रीजन है वो एक्वायर कर लेता था ना। इन लोगों ने फाइनली क्या किया कि अपने ट्रेडर को भेजना चालू किया। विजयनगर के लोगों ने अपने यहाँ से बंदे को भेजना चालू किया, ठीक है, कि आप अरेबिया रीजन में जाओ, आप सेंट्रल एशिया में जाओ, और आप वहाँ से घोड़ा खरीद के लाओ। तो देखिए पहले ये लेके आ रहे हैं तो इनका मोनोपोली है। जब ये वहाँ परचेज करने जाएंगे तो वहाँ पूरा मार्केट है। हाँ। फिर ये वहाँ जाके बार्गेनिंग करेंगे कि भाई तू सस्ते में दे, तू सस्ते में दे। समझिए इस बात को। तो विजयनगर के लोगों ने जो है लोकल ट्रेडर को बढ़ावा दिया। विजयनगर के राजा ने लोकल हॉर्स मर्चेंट को बढ़ावा दिया, और उनको बोला गया कुदिराई चेट्टीज। क्या बोला गया? कुदिराई चेट्टीज। तो ये देखिए लोकल कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट नोन एज कुदिराई चेट्टीज, ठीक है, और हॉर्स मर्चेंट ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सचेंज। जब पहले इनिशियली जो अपने पास हॉर्स ट्रेड होता था वो अरब ट्रेडर कंट्रोल करते थे। बाद में विजयनगर के राजा ने अपने लोकल मर्चेंट को हॉर्स ट्रेड में उतारा, और उन लोकल हॉर्स मर्चेंट को हम क्या बोले हैं? कुदिराई चेट्टीज। क्या बोलेंगे उनको? कुदिराई चेट्टीज। याद रहेगा नाम। ये लोकल हॉर्स मर्चेंट थे। कौन थे ये? लोकल हॉर्स मर्चेंट। अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि लोकल हॉर्स मर्चेंट को हम क्या बोलते थे, तो याद है क्या उनको क्या बोले हम? कुदिराई चेट्टीज। याद रहेगा पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। तो अभी तक हम आपको बताया कि वॉरफेयर जो होता था वो इफेक्टिव कैवेलरी के ऊपर डिपेंडेंट था। घोड़ा 2 जगह से आता था, या तो अरेबियन रीजन से आता था, या तो सेंट्रल एशिया से आता था। इनिशियली इनका जो ट्रेड होता था वो कंट्रोल कौन करता था? अरब ट्रेडर कंट्रोल करता था। बाद में इन लोगों ने लोकल कम्युनिटीज को भी जो है वो हॉर्स मर्चेंट कम्युनिटी को क्या किया, उसमें पार्टिसिपेट करवाया, जिनको हम बोले कुदिराई चेट्टीज। क्या बोले उनको? ठीक है। 1498 से एक नया ट्रेडर आएगा। 1498 से एक नया ट्रेडर आना चालू होगा, ठीक है। आपको पता है वो थे अपने पास कौन? पोर्तुगीज। कौन लोग आएंगे? तो याद है क्या कि हमारे पास जैसे ही अपने पास 16th सेंचुरी में मूव करते हैं, मतलब 1500 के आसपास जैसे आते हैं, 1500 में नया ट्रेडर आएगा, और वो है अपने पास कौन? पोर्तुगीज, ठीक है। सबसे पहले ये 1 मार्क्स में मैंने अलग से लिखा है। सबसे पहला पर्सन जो इंडिया विजिट किया था, आपको पता है, वास्को डी गामा 1498 में आया था। कालीकट रीजन था केरल, कालीकट पहुंचा था, केरल पहुंचा था वास्को डी गामा, 1498 में आया था।
अब ये पोर्तुगीज जो है ना एक इम्पोर्टेंट जो है अपने पास ट्रेडर होंगे। अच्छा, अभी तक ट्रेडर कौन है इम्पोर्टेंट? सिर्फ हॉर्स मर्चेंट। अभी इम्पोर्टेंट ट्रेडर कौन है? अरब वाले जो सिर्फ अरब वाले, ठीक है, या फिर यहाँ के जो लोकल लोग जो जाके वहां से घोड़ा खरीद के ला रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट ट्रेडर है ना। ये नए ट्रेडर आएंगे, पता है क्यों? क्योंकि ये लोग बोलेंगे अब तुमको जो है वो लड़ाई के लिए घोड़ा की जरूरत नहीं है, कैवेलरी की जरूरत नहीं है, लड़ाई के लिए तुम हमसे गन और मस्केट्स कर दो। लड़ाई लड़नी है ना जी, वो घोड़ा से आ रहा है 20 फीट दूर से, तुम यहीं से गोली मारो वो मर जाएगा। काफी बढ़िया ऑप्शन है। आप हमसे क्या करो, मस्केट्स लो, आप हमसे जो है गोला बारूद लो, यहाँ से एक तोप लगाओ उड़ा दो, आगे आते उड़ जाएंगे। मतलब ये जो अपने पास नया जो अपने पास वॉर में जो नई नई टेक्नोलॉजी आई ना, ये नए नए ट्रेडर को लेके आया। तो 1500 के आसपास से जो ट्रेडर हैं, इसमें एक नई कम्युनिटी आती है, वो है पोर्तुगीज लोग। ट्रेडर लेके आए ना। हाँ, ये पोर्तुगीज थे। ये कौन थे? पोर्तुगीज, ठीक है। कि यहाँ पे लिखा गया है दीज वर द पोर्तुगीज हु अराइव्ड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। वेस्ट कोस्ट मतलब वेस्टर्न साइड में आए थे। कहाँ पे? कालीकट पे। कहाँ पे? केरल वाले रीजन में, ठीक है। एंड दे अटेम्प्टेड टू एस्टेब्लाइज देयर ट्रेडिंग एंड मिलिट्री स्टेशन, ठीक है। और इन लोगों ने अपना ट्रेडिंग और मिलिट्री स्टेशन स्थापित किया, स्पेशली इस रीजन में। ये वाला जो वेस्ट कोस्ट है ना, यहाँ पे ये मेरा ईस्ट कोस्ट है और ये मेरा क्या है? वेस्ट कोस्ट है। तो ये वेस्ट कोस्ट वाले रीजन पे इन लोगों ने क्या किया? अपना मिलिट्री स्टेशन स्थापित किया, ट्रेडिंग सेंटर स्थापित किया। ये लोग वहां से गन और मस्केट्स भर के लाते थे और यहाँ पे रखते थे, और उसके बाद इन तीनों को बोलते थे कि आपको जिसको परचेस करनी है वो कर लीजिए। जो हायर प्राइस देता था उसको ले जाके क्या कर देते थे? अपना सामान बेच देते थे। तो जनरली याद रखिएगा कि पहले सिर्फ हॉर्स मर्चेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ट्रेड में। अब ट्रेड में आएंगे पोर्तुगीज, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्यों? क्योंकि ये गन और मस्केट्स लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? वेपन्स लेके आएंगे, ठीक है। द सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ये लोग इंपॉर्टेंट प्लेयर क्यों बन गए? अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी के कारण। किसे कारण? मिलिट्री टेक्नोलॉजी। स्पेशली यूज ऑफ मस्केट्स एंड गन, ठीक है, याद रखिएगा। इनेबल देम टू बिकम इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द टैंगल्ड पॉलिटिक्स ऑफ पीरियड। जनरली ये जो टैंगल्ड पॉलिटिक्स था, टैंगल्ड पॉलिटिक्स मतलब ये तीन के बीच में, ठीक है। किसके किसके बीच में था पता है ना? ये उड़ीसा वाले राजा, डेक्कन वाले सुल्तान और विजयनगर का जो राजा था, इसके बीच में जो टैंगल्ड पॉलिटिक्स था ना, इसके बीच में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गया। कौन? पोर्तुगीज। क्यों बने? क्योंकि इन लोगों ने जो है वो ट्रेड करना शुरू किया, मेनली किस चीज का? गन एंड मस्केट्स का। किसका यूज करना शुरू किया? ठीक है। एंड विजयनगर वाज ऑल्सो नोटेड। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है ट्रेडर के बारे में। उसके बाद विजयनगर और कौन कौन से चीज का ट्रेड करता था? ये तो इंपोर्ट वाला आइटम हो गया। ये किस चीज का आइटम हो गया? कि पहले ये लोग हॉर्स का इंपोर्ट करते थे। किसका इंपोर्ट करते थे? हॉर्स का। बाद में इन लोगों ने किस चीज का इंपोर्ट करना शुरू किया? नहीं, इंपोर्ट गन और मस्केट्स का। पहले लोग किस चीज का इंपोर्ट करते थे? हॉर्स का। फिर फाइनली बाद में किस चीज का इंपोर्ट करना शुरू किए? गन और मस्केट्स का। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये लोग एक्सपोर्ट भी करते थे। ये लोग क्या करते थे? क्या एक्सपोर्ट करते थे हम आपको बताते हैं। तो मेनली विजयनगर जो है याद रखिए अपने मार्केट डीलिंग के लिए जाना जाता था। मार्केट डीलिंग, स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड प्रेशियस स्टोन्स, तीन चीज का ट्रेड करता था। मसालों का, टेक्सटाइल का और प्रेशियस स्टोन्स, ठीक है, जो कीमती पत्थर होते थे। जैसे सोना। तो अपने पास ये पॉइंट याद रखना है कि ये लोग जो है वो मेनली अपना जो ट्रेड डीलिंग करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, उसमें स्पाइसेस का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे। फिर टेक्सटाइल हो गया, कपड़ों का ट्रेड करते थे, और जो कीमती पत्थर होता था, जो प्रीशियस स्टोन्स होता था, उसका ये लोग क्या करते थे? ट्रेड करते थे। और ये जो ट्रेड होता था ना, एक स्टेटस सिंबल होता था। ट्रेड क्या होता था? अगर जिस सिटी का ट्रेड ज्यादा, वो शहर काफी धनी। सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। आज जिस कंट्री का ट्रेड सबसे ज्यादा, वो कंट्री वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कंट्री। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। क्योंकि आप ट्रेड करते हैं तो बाहर से आपके पास रिजर्व आता है। पहले ट्रेड किस चीज से होता था? गोल्ड से, सिल्वर से, यही होता था ना। जो कंट्री ज्यादा से ज्यादा सामान अपना बाहर बेचेगी, उसके पास ज्यादा से ज्यादा गोल्ड और सिल्वर आएगा ना। उसके पास जो है गोल्ड और सिल्वर का स्टॉक काफी ज्यादा। अगर गोल्ड सिल्वर का स्टॉक काफी ज्यादा तो पावरफुल कंट्री। समझिए इस बात को, ठीक है। तो अपने पास जो ट्रेड होता था, एक स्टेटस सिंबल होता था। क्या होता था? ट्रेड वाज स्टेटस सिंबल फॉर सच सिटीज, ठीक है। ऐसी शहर के लिए जो ट्रेड होता था, ये क्या होता था? स्टेटस सिंबल। मतलब जिसका ट्रेड काफी ज्यादा होता था, वो काफी पावरफुल सिटी होती थी। विच बोस्टेड ऑफ अ वेल्दी पॉपुलेशन दैट डिमांडेड हाई वैल्यू एक्सोटिक गुड्स, स्पेशली प्रीशियस स्टोन एंड ज्वेलरी।
स्पेशली याद रखिएगा कि जिस सिटी में सबसे ज़्यादा ट्रेड होता था वहाँ पे रहने वाली जो वेल्दी पॉपुलेशन होती थी, जो पावरफुल मतलब कि जो काफ़ी रिच पॉपुलेशन होती थी, क्योंकि अगर शहर का ट्रेड काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ के लोग धनी है ना, तो वो प्रीसियस चीज़ों का डिमांड काफ़ी ज़्यादा करते थे। अब मान लीजिए कोई छोटी सी सिटी हो जहाँ के लोगों का इनकम काफ़ी कम हो, वहाँ पे आप कैसे बाबू बहुत बड़े लेवल का सामान जो है प्रीसियस चीज़ वहाँ बेच ही नहीं पाइएगा ना। आप बताइए खुद सोच के कि जो जैगुआर वगैरह है, लैंड रोवर है, ये सब जाके पटना में अपना शोरूम खोल ले, जी बिकेगा? समझिए, ये सब जाके मेघालय में अपना शोरूम खोल ले, ये मेघालय में जाके अपना शोरूम खोल ले, बिकेगा? लेकिन अगर यही दिल्ली और मुंबई जैसी सिटीज़ में खोले, बेंगलोर में खोले, आपको पता है उनका जो है शोरूम मेनली जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जो काफ़ी पावरफुल सिटीज़ है। कारण सिंपल है, यहाँ पे रहने वाले लोग वेल्दी हैं। कारण है कि इनका जो अपने पास इनकम सबसे ज़्यादा जो इनके पास सोर्स ऑफ रिवेन्यू है वो ट्रेड के कारण है। किसके कारण है? तो एक बात याद रखिएगा कि ये जो शहर होता था उसके लिए स्टेटस सिंबल होता था ट्रेड, और वहाँ के जो वेल्दी पॉपुलेशन होती थी वो डिमांड करती थी हाई प्रीसियस गुड्स का। ठीक है, इतना पॉइंट याद रहेगा। And the revenue derived from the trade in return contributed significant to their prosperity of the state। और जो भी revenue जनरेट होता था ट्रेड से, जो भी revenue जनरेट होता था ट्रेड से, वो उस स्टेट की प्रॉस्पेरिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था ट्रेड से, वो उस स्टेट की प्रॉस्पेरिटी में क्या करता था? डेवलपमेंट में, हाँ, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था उसकी इकोनॉमी में। समझ रहे हैं? तो जब भी आपसे ट्रेड के बारे में पूछा जाए, ठीक है, ट्रेड के बारे में, विजयनगर के बारे में, तो सबसे पहला पॉइंट यही बताइएगा कि जो वॉरफेयर था, यहाँ देखिए पहला पॉइंट, जो वॉरफेयर था वो किसके ऊपर डिपेंडेंट था? कैवेलरी के ऊपर। यहाँ पे कि वॉरफेयर ड्यूरिंग दिस टाइम डिपेंड अपॉन इफेक्टिव कैवेलरी। वॉरफेयर किसके ऊपर डिपेंडेंट था? कैवेलरी के ऊपर। इसलिए जो ट्रेड होता था हॉर्स का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था। ठीक है, सो द इम्पोर्ट ऑफ हॉर्स फ्रॉम अरेबिया रीजन एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये तीनों जो राइवल अपने पास अंपायर थे ना, 3 राइवल अंपायर, उड़ीसा वाला हो गया, डेक्कन वाला हो गया और विजयनगर, तो ये तीनों के लिए जो है अपने पास ट्रेड ऑफ हॉर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था। स्पेशली ये जो ट्रेड होता था हॉर्स का, इनिशियली कंट्रोल किया जाता था, या फिर अपने पास बोल सकते हैं किनके द्वारा? अरब ट्रेडर के द्वारा। किसके द्वारा? जो अरेबिया रीजन के ट्रेडर थे। बाद में लोकल मर्चेंट भी जो है इस ट्रेड में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? कुदिराई चट्टीस। क्या बोलते हैं? कुदिराई चट्टीस। ठीक है, 1498 मतलब अराउंड 1500 से नए ट्रेडर इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। ये जो टैंगल्ड राइवल था, ठीक है, इसमें जो है वो नए ट्रेडर आते हैं, वो थे पोर्तुगीज। कौन थे? पोर्तुगीज एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडर के रूप में आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि याद रखिए ये लोग जो है अपने पास, ये लोग पहले वेस्ट कोस्ट में आते हैं और इम्पॉर्टेंट अपने पास क्या बन जाते हैं? ट्रेडर बन जाते हैं। ये लोग अपना मिलिट्री स्टेशन, ट्रेडिंग स्टेशन सेटअप करते हैं वेस्ट कोस्ट पे। ये लोग के पास सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी। इनके पास क्या था? सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी था। इसके कारण ये लोग जो है स्पेशली जो यूज ऑफ गन एंड मस्केट्स है, क्या है अपने पास? यूज ऑफ गन एंड मस्केट्स है। इसके कारण ये इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गए थे इस टैंगल्ड पॉलिटिक्स का। इसके कारण ये क्या बन गए थे? इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गए थे टैंगल्ड पॉलिटिक्स का। विजयनगर, ये तो आइटम हो गया अपने पास इंपोर्ट का। विजयनगर इसके अलावा जो एक्सपोर्ट करता था, मेनली 3 चीज़ों का एक्सपोर्ट करता था, स्पाइसेस का, टेक्सटाइल का और प्रीसियस स्टोन का। ये जो ट्रेड होता था स्टेटस सिंबल होता था शहर के लिए। ट्रेड क्या होता था? स्टेटस सिंबल होता था स्टेट के लिए। और याद रखिएगा कि जिस शहर का ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होता था, वहाँ के जो वेल्दीएस्ट पीपल होते थे, जो रिच पीपल होते थे, वो हाई और प्रीसियस गुड्स का क्या करते थे? काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते थे। और इस ट्रेड से जो रेवेन्यू जनरेट होती थी वो इस स्टेट की इकोनॉमी को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। ये ट्रेड के बारे में लिखना है। समझ आया? ट्रेड के बारे में कितना पॉइंट आपको लिखना है? 4 मार्क्स तक लिखना है ट्रेड के बारे में। पूरा पॉइंट वैसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं इसमें से जी, और 4 पॉइंट आपको वैसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सीक्वेंस बता दो पहले कौन सा। आप चारों एकदम लाइन वाइज लिखे हुए, आप कुछ भी उठा के लिखिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप वही हॉर्स ट्रेडर का लिखिएगा, लोकल मर्चेंट का लिख दीजिएगा लास्ट में, उसके बाद पोर्तुगीज का लिख दीजिएगा, और लास्ट में इसका इंपॉर्टेंस ना लिख के, अगर इंपॉर्टेंस लिखना है तो वो लिखेगा, नहीं तो ये लिख दीजिएगा कि ये कौन कौन सा आइटम एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है,
4 पॉइंट आपको लिखने हैं, समझ आया? ट्रेड के बारे में ये 4 पॉइंट करने। सर रिवेन्यू वाला भी तो इम्पोर्टेंट है ये। हाँ वो भी लिख सकते हैं लास्ट में, ठीक है। चलिए ये भी लिख सकते हैं। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये विजयनगर अंपायर कब अपने अपोगी पे था और कब बिल्कुल डिक्लाइन फेज में गया। अपोगी का मतलब होता है बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट, क्लाइमेक्स पे। विजयनगर कब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा था, कब अपने अपोगी पे। अपोगी का मतलब समझे ना, बिल्कुल क्लाइमेक्स पे। हम आपको बताते हैं, विजयनगर में 4 डायनेस्टी रूल की थी। कितनी डायनेस्टी? उस 4 डायनेस्टी में जो 3rd डायनेस्टी थी, उस 3rd डायनेस्टी का एक राजा था, उसका नाम था कृष्णदेवराय। क्या नाम था? उसके समय विजयनगर अंपायर सबसे पावरफुल था। जैसे एग्जांपल बताते हैं, मगध अंपायर की बात कही जाए तो मगध जो है वो कब पावरफुल था, तो मगध जो है वो 2 राजा के समय सबसे ज़्यादा पावरफुल, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका। मगध 2 राजा के समय सबसे पावरफुल, पहला चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा अशोका। वैसे ही आपको याद रखना है कि ये जो अपने पास विजयनगर अंपायर है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल किसके समय है? कृष्णदेवराय के समय। किसके टाइम पे है सबसे ज़्यादा पावरफुल? कृष्णदेवराय। तो अब देखिए, सबसे पहले हम जब इसका अपोगी लिखना चाहते हैं ना, अपोगी का मतलब बिल्कुल हाईएस्ट कब था ये। दिस अंपायर वाज सेटअप बाय, सबसे पहले हम ये बता देंगे कि ये अंपायर जो है वो 1336 में 2 ब्रदर ने सेटअप किया था, हरिहर और बुक्का, जो संगम डायनेस्टी के। कौन से डायनेस्टी के थे? ये जो अंपायर है वो हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने शुरू किया था 1336 में, जो संगम डायनेस्टी के थे। कौन से डायनेस्टी के थे? संगम डायनेस्टी के थे। इस पे टोटल 4 डायनेस्टी ने रूल किया है। कितने डायनेस्टी ने रूल किया? 4 डायनेस्टी ने। सबसे पहली डायनेस्टी के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहली डायनेस्टी का नाम है अपने पास संगम डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है पहली? संगम डायनेस्टी 1336 से लेके 1485 तक रूल की है। हम आपको एक बात बताते हैं, अगर आप लोग 2007 या 8 का पेपर उठा के देखेगा, उसके बाद से तो आया ही नहीं है। उस समय अपने पास ना डायनेस्टी और उसका टाइम पीरियड है, एक तरफ अपने पास क्या है और दूसरा टाइम पीरियड है, ठीक है। एक तरफ डायनेस्टी और दूसरी तरफ टाइम पीरियड है, और ये आपको मैच करने के लिए आएगा। जैसे यहाँ संगम आ गया, उसके सामने एक टाइम पीरियड है, मतलब ऐसे वो डायनेस्टी लिखे हुए और टाइम पीरियड और मैच करने के लिए दे रखा है। तो उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। 4 डायनेस्टी है। सबसे पहला है संगम। कौन सी डायनेस्टी है? संगमा डायनेस्टी। दूसरा सलुआ, सलुआ, ठीक है, सलुआ डायनेस्टी। संगम के बाद सलुआ, संगमा, सलुआ, तुलुआ, अराविदु, ठीक है। तीसरा है तुलुआ। तीसरा कौन सा है? तुलुआ डायनेस्टी, ठीक है। और लास्ट है अराविदु। कौन सा डायनेस्टी है? अराविदु, ठीक है। तो 4 डायनेस्टी ने इसके ऊपर रूल किया है। कितने डायनेस्टी ने? 4 डायनेस्टी ने। सबसे पहला डायनेस्टी संगमा, सलुआ, तुलुआ, अराविदु। संगमा, सलुआ, तुलुआ, अराविदु। फिर से बोलिए, संगमा, संगमा, सलुआ, तुलुआ, अराविदु। याद हुआ? संगमा, सलुआ, तुलुआ, अराविदु, ठीक है। ये 4 डायनेस्टी थी जिसने इसके ऊपर रूल किया था। सिर्फ 4 ही डायनेस्टी ने इसके ऊपर रूल किया है। याद रहेगा विजयनगर के ऊपर कौन कौन सी डायनेस्टी? 4 नाम बोलिए। ये 4 डायनेस्टी ने रूल किया। टाइम पीरियड याद रखिएगा, पहला डायनेस्टी जो है वो 1336 से लेके 1485 तक, 1336 से लेके 1485 तक पहला डायनेस्टी याद हुआ। कब से कब तक? 1336 से 1485 तक। दूसरी डायनेस्टी 1485 से लेके 1503 तक। कब से कब तक है? 1485 से लेके 1503 तक। कब से कब तक है? 1485 से 1503 तक। तीसरी डायनेस्टी जो है वो 1503 से 1542 तक। कब तक है? 1503 से 1542 तक। और दूसरा जो है वो 1542 से 1565 तक, ठीक है। कब से कब तक है? 1452 से लेके 1542 से लेके 1565 तक। बस ये डायनेस्टी खत्म हो गई उसके बाद, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर हम बताएंगे आपको, इसके ऊपर अटैक हुआ, ये डायनेस्टी पूरा खत्म कर दी गई, पूरा खत्म कर दिया, पूरा का पूरा लूट लिया गया इसको।
लास्ट में बताया ये जो नोट्स है ना, नोट्स में तो बताया गया है कि वहाँ पे जो इसको खत्म कर दो सर। चलिए बोलिए, सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी थी? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। याद रहेगा? पहला अपने पास 1336 से 1485, दूसरा 1485 से 1503, 1503 से 1542, 1542 से 1556, 1565। याद रहेगा पक्का? ये 4 डायनेस्टी है, चारों का टाइम पीरियड याद रखना है। नाम आपको ऑलरेडी याद हो गया। पहली डायनेस्टी कौन सी थी? संगमा, दूसरा सलुवा, फुलुवा, अराबिदु। ठीक है, अब देखिए ये जो 4 डायनेस्टी थी ना, अमंग दिस ऑल 4 डायनेस्टीज, ये 4 डायनेस्टी में अमंग दिस ऑल 4 डायनेस्टीज जो विजयनगर था सबसे पावरफुल 3rd डायनेस्टी के समय था। किसके समय? कि इन ऑल 4 डायनेस्टीज ऑफ विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द 3rd डायनेस्टी, मतलब तुलुवा जो थे, ठीक है, इट वाज एट इट्स एपेक्स। ये जब डायनेस्टी जो है ना अपनी तीसरी डायनेस्टी के समय बिल्कुल अपने एपेक्स पे था। एपेक्स का मतलब होता है बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे था। बिकॉज ऑफ द पावरफुल रूलर ऑफ विजयनगर, ठीक है, हु वाज कृष्णदेवराय। कौन था? कृष्णदेवराय। ठीक है, एंड ही बिलोंग टू तुलुवा डायनेस्टी, एंड ही बिलोंग टू तुलुवा डायनेस्टी। ठीक है, अब जब आपसे लिखने के लिए आएगा कि आपको अपोगी एंड डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। कितने मार्क्स का होता है? 8 मार्क्स का। तो आपको आंसर कैसे करना पड़ेगा? सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि विजयनगर एम्पायर जो है वो अपने पास 1336 में हरियर और बुक्का ने बनाया था, संगम डायनेस्टी के थे। इसके ऊपर टोटल 4 डायनेस्टी ने रूल किया था, चारों डायनेस्टी का नाम लिख देना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट बनाना पड़ेगा कि अमंग दिस ऑल 4 डायनेस्टीज विजयनगर एम्पायर वाज मोर पावरफुल और वाज एट इट्स एपेक्स ड्यूरिंग 3rd डायनेस्टी तुलुवा। किसके समय? तुलुवा के समय। ठीक है, और स्पेशली तुलुवा का कौन सा राजा था? कृष्णदेवराय, जिसके समय एम्पायर क्या था? बिल्कुल पावरफुल था। ठीक है, अब अगर आएगा आगे, ठीक है, याद रखिएगा, तो कृष्णदेवराय के बारे में बताइएगा। कृष्णदेवराय जो है याद रखिएगा ये राजा बना 1509 में। क्या बना? कृष्णदेवराय बिकेम द किंग ऑफ विजयनगरा इन 1509। कब बना था? 1509 में। एंड ही वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। ये विजयनगर एम्पायर का सबसे पावरफुल और सबसे फेमस रूलर है। 1509 में आया है। कब आया ये? दूसरा पॉइंट याद देखिए इसके बारे में। 1509 में राजा बना। 1512 में केडीआर एक्वायर्ड रायचूर दोआब। ठीक है, हमने बताया था ना रायचूर दोआब फर्टाइल लैंड थी कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में। 1512 केडीआर एक्वायर्ड रायचूर दोआब। ठीक है, द फर्टाइल लैंड बिटवीन रिवर कृष्णा एंड रिवर तुंगभद्रा। रायचूर दोआब कौन कौन सी नदी के बीच में थी? कृष्णा और तुंगभद्रा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट की वो 1509 में राजा बना था। दूसरा कि 1512 में उसने जो है वो रायचूर दोआब जीता था। कौन सा दोआब जीता था? रायचूर दोआब। रायचूर दोआब किसके बीच में लाइज करता था? कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में। तीसरा पॉइंट 1514 1514 में केडीआर सबड्यूड द रूलर ऑफ उड़ीसा। इसने राजा उड़ीसा के राजा को सबड्यू किया। सबड्यू का मतलब होता है हराना। इसने उड़ीसा के राजा को 1514 में क्या किया? हरा दिया। हाँ, डिफीटेड कर सकते हैं। फिर 1520 में, नाम आपको याद नहीं रखना है। उसके बाद 1520 में आपको याद रखना है 1520 में केडिया डिफीटेड द सुल्तान ऑफ बीजापुर। इसने बीजापुर के सुल्तान को हरा दिया। तो देखिए दक्कन को भी हरा दिया, उड़ीसा को भी हरा दिया, पूरा का पूरा अपना कंट्रोल। ये जो अपने पास डेक्कन है ना वो उसी का पार्ट है। बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बराड़, बीदर 5 पार्ट में था जो अपने पास। मैं आपको बताता हूँ ये जो डेक्कन अंपायर था ना, सुनिएगा कौन सा अंपायर, ये डेक्कन अंपायर 5 पार्ट में था। ठीक है, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीजापुर डेक्कन प्लेटिंग में था। जी डेक्कन के अंदर 5 अंपायर थे। ठीक है, हम आपको बताते हैं जो अपने पास ये जो सल्तनत थी, डेक्कन सल्तनत थी। ठीक है, जब उसे बनाया गया था तो उसके बाद बहमन शाह ने बनाया था। किसने बनाया था? बहमन शाह। ठीक है, उसने, आपको ये नाम याद नहीं रखना है, मैं आपको बताता हूँ।
डेक्कन अंपायर बहमन शाह ने बनाया था। बाद में उसके मरने के बाद उसके 5 बेटों में ये पूरा अंपायर बट गया था और 5 इंपॉर्टेंट सिटीज को उन्होंने आपस में बांट के 5 अंपायर में बांट लिया था, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट याद रखना है, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीजापुर। कौन कौन सा? गोलकोंडा, अहमदनगर, बीजापुर। 2 और था, बरार और बीदर। कौन कौन सा था? बरार और बीदर। ये टोटल 5 पार्ट में ये अंपायर टूटा था, ठीक है। जब बहमन शाह मरा था, बहमनी साम्राज्य बोलते थे उसका। ये जो अपने पास डेक्कन अंपायर थे, ये 5 पार्ट में था, ठीक है, जिसमें से ये 3 पार्ट तो आपको पता है, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीजापुर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों एक साथ मिलकर अटैक करेंगे विजयनगर के ऊपर, ठीक है। तो टोटल 5 पार्ट में टूटा था। इसमें से बीजापुर का जो सुल्तान था उसका कंट्रोल था पूरा का पूरा कहाँ पे? अपने पास वो जो रीजन है मतलब कि समुद्री कोस्टल रीजन इसके कंट्रोल में था। तो केडीआर इसको हरा दिया था। केडीआर बीजापुर के सुल्तान को हराया था और उसने जो है पूरा कोस्टल रीजन एक्वायर कर लिया था, ठीक है। सर मेन जो कोस्टल रीजन था हाँ, बीजापुर, और उसको इसने क्या कर लिया था? एक्वायर कर लिया था, ठीक। हाँ, अहमदनगर, बीजापुर, बरार और बीदर, ठीक है। तो आपको ये 3 याद रखने हैं। कौन कौन से? गोलकोंडा, अहमदनगर और बीजापुर। गोलकोंडा, अहमदनगर और बीजापुर, ये तीनों डेक्कन अंपायर के पार्ट थे। किसके पार्ट थे? तो देखिए 1520 में 1520 में इसने क्या किया? बीजापुर के राजा को हराया, बीजापुर के सुल्तान को। 1520 में किसको हराया? बीजापुर के सुल्तान को हराया 1520 में। कब हराया? 1520 में, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा केडीआर ने, गौर से सुनिएगा, उसके बाद केडीआर ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बनवाए, ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बनवाए और टेम्पल्स में गोपुरम ऐड किया। क्या ऐड किया? एंड एडेड इम्प्रेसिव गोपुरम। गोपुरम का मतलब होता है गेटवे। क्या होता है? गेटवे, ठीक है। साउथ इंडिया के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स इसने बनवाए थे। गौर से सुनिएगा, केडीआर ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बनवाए थे और बहुत सारे साउथ इंडियन टेम्पल्स में उसने गोपुरम लगवाया था। गोपुरम का मतलब होता है गेटवे। क्या होता है? हाँ, एंट्रेंस, गेटवे, ठीक है। उसके बाद केडीआर ने एक शहर बसाया था, सब अर्बन टाउन, ठीक है, छोटा सा शहर बसाया था विजयनगर के पास ही। उसका नाम था नगलापुरम। क्या नाम था? आफ्टर हिज मदर, अपनी माँ के नाम पे। किसके नाम पे? अपनी माँ के नाम पे। केडीआर ने इंपॉर्टेंट एक शहर बसाया था, सब अर्बन टाउन बसाया था, जिसका नाम था नगलापुरम। क्या नाम था? किसके नाम पे? अपनी माँ के नाम पे, ठीक है, याद रहेगा। और लास्ट में याद रखिएगा, ठीक है, कि 1529 में ये मर गया था। कब मर गया था? 1529 में मर गया था। और इसके जो सक्सेसर आए वो वीक थे, कमजोर थे। इसके जो सक्सेसर आए, इसके जो बाद जो राजा लोग आए वो काफ़ी कमजोर थे, ठीक है। और ये लोग जो नायक थे, जो मिलिट्री चीफ थे, उनके खुद के जो मिलिट्री चीफ थे ना, उनको ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। एक राजा तभी पावरफुल बनता है जब उसके कंट्रोल में उसकी आर्मी होती है। अगर आपकी आर्मी रिबेलियन हो गई ना, अगर आपकी आर्मी रिबेलियन हो गई तो आपका अंपायर वैसे ही डूब गया। सर जो उसका मंत्री था तो ये लोग एक्चुअली क्या है कि ये लोग अपने मंत्री को कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने अमर नायक को कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने मिलिट्री चीफ को कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर आप मिलिट्री चीफ को कंट्रोल नहीं कर पाइएगा तो क्या कभी अंपायर चला पाइएगा? कृष्णदेव राय के बाद जितने भी राजा हैं वो वीक आए, क्योंकि याद रखिएगा वो अपने मिलिट्री चीफ को कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है। और फाइनली 1542 में, कब? 1542 में ये अंपायर जो है वो क्या हो गया कि नई डायनेस्टी के हाथों में चला गया। और ये जो तीसरी डायनेस्टी थी तुलवाज, इनका कंट्रोल खत्म हो गया। और 1542 में एक नई डायनेस्टी आ गई। और जो अपने पास तुलवाज डायनेस्टी थे ना, उसी तुलवाज डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था उसको उसका मंत्री मार के एक नया डायनेस्टी बनाया, अराबिदु। कौन सी डायनेस्टी? अराबिदु, ठीक है, याद है क्या? तो एक नई डायनेस्टी आ गई, अराबिदु। कौन सी डायनेस्टी आ गई? अराबिदु। कि 1542 में जो कंट्रोल है वो नई डायनेस्टी के हाथों में चली गई और वो डायनेस्टी थी अपने पास अराबिदु, ठीक है। तो ये था अपने पास अपोगी। ये क्या है अपने पास? क्लाइमेक्स, ठीक है, कि ये कब अपने एपेक्स पे था ये अंपायर, ठीक है। रोल ऑफ कृष्णदेव राय भी लिखेंगे। इसके लिए अपने पास कुछ क्वेश्चन है। हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ केडीआर इन द एक्सपेंशन ऑफ विजयनगर अंपायर। कहाँ लिखना है सर ये? क्वेश्चंस वहां पे विजन इसके ऊपर लिख लिया। जो केडीआर है ना, यहाँ पे ये बीच में छोटा सा जगह है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। सर यहाँ पे हमने वो लिखा है। हाईलाइट केडीआर के बिल्कुल ऊपर, ठीक है, या फिर आप नीचे कहीं जगह है ना अगले पेज पे तो वहां लिख लीजिए। आंसर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ पे अगले पेज पे जगह है ना, आंसर यहाँ शुरू हो रहा है। हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ
क्वेश्चन लिखिएगा, सर आंसर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये बताओ। हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ KDR इन द एक्सपेंशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। यहाँ लिख लीजिएगा, Highlight the contribution of KDR हाईलाइट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ KDR India. in the expansion of विजयनगर एम्पायर। क्वेश्चन समझ आया? हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ, सर एक मिनट अभी बस थोड़ी देर, 2-4-5 मिनट, अभी 2-4-5 मिनट है, ठीक है। हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ KDR इन द एक्सपेंशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। बस अभी 2-4-5 मिनट में हो रहा है। समझ आया? क्वेश्चन क्या है अपने पास? हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ KDR इन द एक्सपेंशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। आंसर में सबसे पहले लिखना है KDR वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर हु बिलोंग टू तुलवा डायनेस्टी। ठीक है, हम इसका आंसर अलग से लिखवाएंगे आपको, हम आपको इसका लिखवाएंगे नहीं, ये क्वेश्चन सिर्फ KDR के बारे में है डायरेक्टली 4 मार्क्स का। ठीक है, तो हम KDR के बारे में जब लिखवाएंगे तो आपको सीधा इसका आंसर लिखवाएंगे। पहला पॉइंट सीधा यही लिखेंगे, और हमने पहले शायद करवा रखा है आप लोगों को, ठीक है, पहले करवा रखे हैं हम आपको, तो फिर से करवाएंगे। पहले वही लिखवा दो भैया। तो हम क्या लिखेंगे कि कृष्णदेव राय वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फेमस रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर हु बिलोंग टू तुलवा डायनेस्टी। उसके बाद लिखिएगा कि KDR जो है वो क्या किया था, KDR जो है वो 1509 में राजा बना था। यहाँ से पहला पॉइंट, ठीक है, कि KDR जो है वो याद रखिएगा कि राजा बना था 1509 में। कब बना था? 1509 में राजा बना था। दूसरा पॉइंट, 1512 में रायचूर दोआब एक्वायर किया था, 1514 में उड़ीसा के राजा को हराया था, 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हराया था, साथ में इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बनवाया था, उसके अंदर गोपुरम लगवाया था, एक नगलापुरम नाम का सब अर्बन टाउन बनवाया था, और लास्ट में 1529 में मर गया था। मरने के बाद इसके बाद जितने भी राजा हैं वो सारे वीक हो गए। ठीक है, मरने के बाद जितने भी राजा हैं वो क्या हो गया अपने पास, वीक हो गए। और जितने भी राजा वीक हुए उसके बाद याद रखिएगा कि 1542 में इनका कंट्रोल जो है एक नई डायनेस्टी के हाथों में चला गया। सर पॉइंट कहाँ से शुरू हो रहा है? बड़ा हुआ है वो भी नहीं कर रहा। करेगा लेके तो रख दिया गया। कौन सा? शुरू से पॉइंट बताइए इसके बारे में। KDR 1509 में राजा बना था, पहला पॉइंट। KDR 1509 में राजा बना था, तुलवा डायनेस्टी का मोस्ट पावरफुल रूलर था। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद है 1512 में रायचूर दोआब एक्वायर किया था, 1512 में रायचूर दोआब एक्वायर किया था, 1514 में उड़ीसा के राजा को हराया था, 1514 में उड़ीसा के राजा को हराया था, 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हराया था। उसके बाद इम्पोर्टेंट टेम्पल्स बनवाया था, उसके अंदर गोपुरम लगवाया था, एक सब अर्बन टाउन बनवाया था नगलापुरम, जिसका नाम रखा अपनी माँ के नाम पे। 1529 में मर गया था। इसके बाद सारे वीक राजा आए थे, और उसके बाद याद रखिए कि 1542 में इनका कंट्रोल एक नई डायनेस्टी के हाथों में चली गई थी। इतना पॉइंट आपको याद रखना है विजयनगर के बारे में, कृष्णदेव राय के बारे में। 1520 वाला 4th पॉइंट है। 1520 वाला 4th पॉइंट है, हाँ 4th पॉइंट होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में आता है, एपेक्स एंड डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। जब एपेक्स एंड डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर आएगा तो आपको कहाँ से लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। शुरू से लिखना है कि विजयनगर एम्पायर जो है वो 1336 में बना था, हरियर और बुक्का ने बनाया था। इसके ऊपर टोटल 4 डायनेस्टी ने रूल किया था। चारों डायनेस्टी में जो है ये एम्पायर सबसे पावरफुल अपने तीसरी डायनेस्टी के समय थी, जो अपने पास तुलवास था। तुलवास के एक इंपॉर्टेंट पावरफुल राजा आया है जिसका नाम है अपने पास KDR। उसके बाद KDR का जब भी आपसे पूछा जाएगा अपोगी एंड डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है कि विजयनगर एम्पायर हरियर बुक्का ने 1336 में बनाया था, 4 डायनेस्टी ने रूल की थी, इस चारों डायनेस्टी का नाम लिखिएगा। उसके बाद लिखा है कि इन चारों डायनेस्टी में ये एम्पायर अपने तीसरी डायनेस्टी के समय सबसे ज़्यादा पावरफुल था।
उस समय सबसे पावरफुल राजा केडीआर आया था, 1509 में राजा बना, 1512 में उसने जो है वो रायचूर दोआब जीता, 1514 में उड़ीसा के राजा को सबड्यू किया, 1520 में बीजापुर के राजा को हराया, सब अर्बन टाउन बनाया, इसने इंपॉर्टेंट जो है गोपुरम बनाया और टेम्पल्स बनवाया। उसके बाद याद है क्या 1529 में ये मर गया। 1529 में मरने के बाद 1542 में इस अंपायर का जो कंट्रोल है वो नई डायनेस्टी के हाथों में चली गई जो अपने पास अराविदु थी। ठीक है, इतना पिक पॉइंट में लिख देंगे। उसके बाद